आप सभी को रेमो का नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल की बात करेंगे और ट्रायंगल का लेसन नंबर 1 है। तो इसमें हम ट्रायंगल के बेसिक्स जानेंगे और साथ ही साथ ट्रायंगल को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए इनकी जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो इनको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी, फिर भी इस पूरे लेसन को बहुत ही इत्मीनान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो जहाँ तक बात होती है कि अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसके नाम में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नाम को ज़रा ध्यान से देखो। ट्राई मतलब 3, एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो वी आर समवेयर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 एंगल्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इसकी हिंदी हम बोलें तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। तो भुज कहीं भुजा से आता है, साइड से आता है, 3 साइड्स। तो देखो, हमने हिंदी में जो इसका नाम दिया है वो बोला है कि भाई जिसके 3 साइड्स हों, और यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी में उसको एंगल से बनाया है। ट्राई साइड्स नहीं बोला इन्होंने, ट्रायंगल बोला है। ठीक है, दोनों वैलिड हैं और कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे एक्चुअली हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं उसके बारे में बात करूँ डिटेल में, पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ट्रायंगल बनता कैसे है। ठीक है, देखो, जैसे मेरे पास मान लिया 3 पॉइंट्स हैं। अगर मैंने 3 पॉइंट्स लिए तो एक पहली चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दें, आपको मैं 3 पॉइंट्स दे दूँ, तो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, मान लिया 3 पॉइंट्स आपको दे दूँ मैं, तो 3 पॉइंट्स और इनको आप ज्वाइन कर दो। ज्वाइन पेयर ऑफ पॉइंट्स, ज्वाइन पेयर ऑफ पॉइंट्स मतलब मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं, उसमें से हर एक पेयर को आपने आपस में ज्वाइन किया। जैसे इस केस में ध्यान से देखो, अगर 3 पॉइंट्स आपको प्रोवाइडेड हैं तो आपने इसको मान लिया ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। लेट्स से मैंने कहा कि इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। एक कलर अलग लूँगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, मैंने देखा, तो मुझे ट्रायंगल मिल रहा है, त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि हम इसको बना पा रहे हैं। तो वी आर एबल टू क्रिएट इट। 3 पॉइंट दिए होते, तीनों पॉइंट से मैं ट्रायंगल मिला। अब देखिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हमने कहा कि ज्वाइन पेयर ऑफ पॉइंट्स, तो पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें यहाँ ट्रायंगल मिला। पर क्या ऐसा हमेशा होगा कि जब भी हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे और हमें पता है कि उन तीनों पॉइंट में अगर हम 2-2 पॉइंट को पकड़ते हैं तो हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे, राइट? इफ़ आई गिव यू 3 पॉइंट्स और उन तीनों पॉइंट को आप क्या करोगे, अगर ज्वाइन करते हो अलग अलग 2-2 को पकड़ के, तो आपको 3 लाइन सेगमेंट मिलेंगे। तो क्या हमेशा आपको ट्रायंगल मिलेगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर 3 पॉइंट हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल एक ज्योमेट्री आपको मिलेगी, क्या वो ऑलवेज यानी हमेशा ट्रायंगल होगी? ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या वो हमेशा ट्रायंगल होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ऑलवेज ट्रायंगल का होना ज़रूरी नहीं है। ये पहली अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे, कब वो ट्रायंगल नहीं होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे होंगे, तो एक्चुअली गड़बड़ी कहाँ हो जाएगी कि ठीक है, यहाँ लाइन सेगमेंट मिला आपको, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखो, ब्लू वाला लाइन सेगमेंट भी मिला, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो तीसरा लाइन सेगमेंट आप बनाओगे ना, ये ग्रीन वाला, वो ग्रीन वाला क्या होगा? इस पॉइंट को जब इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो देखो वो भी इसी लाइन पे ही आ गया। तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही है भाई। आपको वो 3 साइड्स नहीं मिल पाई, 3 एंगल्स मिल ही नहीं पाए, तो आपका ट्रायंगल बना ही नहीं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जो आवश्यकता है वो ये है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है, और वो तीनों पॉइंट ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हैं, दे आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, 3 अलग अलग पॉइंट आपको दिए हैं। यहाँ मुझे मेंशन करना चाहिए कि 3 डिस्टिंक्ट, मतलब दे आर नॉट एट वन प्लेस। अलग अलग पॉइंट्स अगर आपको दिए हैं और अगर आपने पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हमेशा ट्रायंगल बनना पहली बात तो ज़रूरी नहीं है। ट्रायंगल कब बनेगा और कब नहीं बनेगा? अगर ये तीनों पॉइंट, इनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे ना हो। अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए तो हमें क्या मिलेगा? हमें सिंपली एक लाइन मिल जाएगी, हमें ट्रायंगल नहीं मिलेगा। और ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है,
ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे जब हम पॉलीगन्स पढ़ेंगे। पॉलीगन्स में जब हमें डायगनल्स काउंट करने होते हैं कि कितने डायगनल्स होंगे या नहीं होंगे, वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये वहाँ काम आती है। जो मैं आपको अभी कोलिनियरिटी बता रहा हूँ, नॉन कोलिनियर अगर हैं तीनों पॉइंट, तभी आपको एक ट्राइंगल मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार यहाँ पर वो कंडीशन की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं जो ट्राइंगल में हमने पढ़ रखा है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो, जब सिर्फ आपको पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ऐसे रैंडम 3 पॉइंट बना दिए गए हैं और आपसे बोला गया है ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो साइड अपने आप इट इज़ टेकन केयर ऑफ। आप देख पा रहे हो कि यहाँ ट्राइंगल बन रहा है भाई। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लो, आप कहीं भी ले लो, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, फिर आपने कहा एक पॉइंट यहाँ ले लो, तो अगर आपने ऐसे 3 पॉइंट भी लिए हैं तो क्या आप ट्राइंगल ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली मीट होगी, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेंथ है ये फिक्स नहीं की गई है। 3 पॉइंट दे दिए गए, अगर वो नॉन कोलिनियर है तो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, हमें उसकी हेडेक नहीं लेनी है। 3 नॉन कोलिनियर डिस्टिंक्ट पॉइंट विल गिव मी ए ट्राइंगल, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर वो कोलिनियर है तो मेरा ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है, मेरा ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्राइंगल फॉर्मेशन जब काउंट करने होते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, तो इसको आप अंडरस्टैंड करो। तो एक तो ये हो गया जनरल जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो क्या उससे ट्राइंगल बन सकता है? बिल्कुल, ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास मान लिया एक ट्राइंगल है, तो सबसे बेसिक जानकारी आपको ट्राइंगल में कहीं ना कहीं जानने की ज़रूरत है। वो ये है कि भाई यूजुअल नोटेशन भी आपको पता है, ए बी सी वर्टेक्स पॉइंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट या वर्टिसेस, है ना। तो ये ए बी सी जो पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट जो आपको मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इसमें अगर मैं इसको एंगल बोलता हूँ ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल का नोटेशन भी आपको पता है, ऐसे होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो भाई सभी को मालूम होता है, इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसका प्रूफ मत पूछना, वरना जब मैं बताऊंगा तो आपको बस हंसी आएगी, ठीक है, कि इसका प्रूफ मैंने क्यों पूछा। पूछ लो, अगर हिम्मत करोगे तो बता भी दूंगा, तो कोई देखिए तकलीफ नहीं है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो कुछ भी नहीं करना है, जो BC लाइन है आपकी, इसी BC के पैरेलल एक लाइन पॉइंट ए पे खींच दो। अभी जो ट्रांसवर्सल पढ़ के आए हो सब उसी से हो जाएगा। एक लाइन ऐसे मैंने खींच दिया, जब मैंने BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ए से पास होता हुआ खींचा, तो आप क्विकली कहोगे कि देखो ये जो एंगल B है, ये जो एंगल B है और ये जो एंगल है ये भी B के बराबर होगा। क्यों भाई? क्या ये अल्टरनेट एंगल्स हैं? यस। अगर BC लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल, आप BC को एक्सटेंड कर लो, तकलीफ हो रही है तो अब देख लो, मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है, खुद ही ड्रॉ किया है, तो ये एंगल अगर B है तो ये एंगल भी B हो गया। C के साथ ज़रा ध्यान से देखना कि ये एंगल अगर C है तो ये एंगल भी क्या हो गया? C हो गया। अब क्या आपको दिख रहा है कि पॉइंट A के अबाउट ये तीनों एंगल हैं, जो आपको ABC एंगल का सम फाइंड आउट करना है, वो कुछ भी नहीं है, वो स्ट्रेट एंगल बन गया। ऐसे एक पॉइंट के अबाउट स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है वो क्या होगा? 180 डिग्री होता है, तो इसलिए इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ऐसे आसानी से आप देख सकते हो। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? वो तीनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है, जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हर त्रिभुज में होता है। इन एवरी ट्राइंगल, एवरी त्रिभुज ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा हम बात करते हैं कि देखो ट्राइंगल में आपको पता है, मैंने बोला था कि ट्राइंगल, 2 बातें हैं ट्राइंगल के बारे में। जैसे इंग्लिश वालों ने क्या किया है, एंगल पकड़ के इसका नाम दिया है ट्राई एंगल, यानी 3 एंगल। और हिंदी वालों ने क्या किया है, भुजा पकड़ी है तो उसका नाम दिया कि 3 भुजा, 3 भुजाएँ हैं तो वो त्रिभुज है। तो एक्चुअली में देखो, एक तो अंग्रेजी की वजह से क्लासिफिकेशन होगा ट्राइंगल का, और एक होगा हिंदी वाले की वजह से, साइड्स की वजह से, भुजा की वजह से जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे, एंगल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे। तो पहले हिंदी यानी भुजा के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो भुजा के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है ट्राइंगल का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन, इनका जो वर्गीकरण है या टाइप्स हैं, वो कैसे कैसे ट्राइंगल्स होते हैं उसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले मैं इसमें कर रहा हूँ कि साइड के बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है, भुजा के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो भुजा के बेसिस पे अगर आप इसको करोगे तो जो ट्राइंगल आपको मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल जो बहुत ही पॉपुलर है, आपने इसका नाम भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये ट्राइंगल होता है कि अगर आपका कोई ट्राइंगल मैंने आपको दिया कि इसकी जो भुजाएं हैं
वो तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, तो सारी साइड्स अनइक्वल हो, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना कर देना कि ये वाली इसके बराबर है, नो। जैसे अगर मैं नोटेशन भी इसको देना चाहूँ, मैं कहूँ मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के अपोजिट आप बोलते हो साइड ए, बी के अपोजिट आप साइड बोल दो बी, सी के अपोजिट आप बोल दो साइड सी। तो जब आपकी ये कंडीशन होगी कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू ए, ये तीनों कंडीशन जब होंगी, ए बी के बराबर ना हो और बी मेरा सी के बराबर ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ए बी के बराबर नहीं है और बी मेरा सी के बराबर नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना है कि, और साथ में सी ए के बराबर भी ना हो, ठीक है। देखो मान लिया दो कंडीशन मीट हो रही हैं, तो क्या थर्ड कंडीशन मीट होना ज़रूरी है? मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा एक ट्राइंगल है, मान लिया मैंने कहा ये 5 है और ये 7 है, राइट। मैंने कहा कि 5 है और ये 7 है, तो आप कह दो कि मान लिया ये ट्राइंगल है 5 7 7। अब आप यहाँ चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो आपका बी है ये सी के बराबर हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो बी अगर सी के बराबर नहीं है तो मान लिया मैंने इसको बोल दिया कि ये भी 5 है, तो 5 7 के बराबर नहीं है, 7 5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है ये बोलने के लिए कि ये आपका जो ट्राइंगल है वो स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है। सी भी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ ये आपस में बराबर है, तो तीनों कंडीशन मीट होनी चाहिए कि तीनों साइड्स में से कोई भी पेयर आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ऑल साइड्स मस्ट बी डिफरेंट। जैसे मैं इस ट्राइंगल की जिसकी बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा हो सकता है कि 5 6 7, अगर ये ट्राइंगल मैं आपके सामने बना दूँ 5 6 और 7, तो ये ट्राइंगल जो आपका है ये मैं उसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो जब तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। कुछ भी बराबर नहीं। आपने एक समबाहु त्रिभुज पढ़ रखा होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। तो ये आपका हो गया भुजा के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन। साइड के बेसिस पे करें तो हमने कहा एक ऐसा हो सकता है ट्राइंगल जिसमें तीनों में से कोई भी साइड बराबर ना हो, वो आपका स्केलिन ट्राइंगल कहलाता है। एग्जाम में ये शब्द डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। शब्द आपके डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं मे बी आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूँ कि बताओ इसमें से कौन सा ट्राइंगल जो है, जो गिवन ट्राइंगल है वो आपका स्केलिन ट्राइंगल है। तो दिया हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। मे बी एक ऑप्शन दिया है 5 6 7, एक ऑप्शन दिया है आपको 5 6 5, एक ऑप्शन को दिया है 6 6 8, ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछ लेगा इसमें बताओ कौन सा स्केलिन ट्राइंगल है, ये ऑप्शन जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। साइड के बेसिस पे ही देखिए जो अभी क्लासिफिकेशन मेरा चल रहा है उसमें दूसरा जो टाइप है आपका, सेकेंड टाइप जो है वो आपका है सिंपल सा। एक तो आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा जिसमें कुछ भी बराबर नहीं है। दूसरा आपका हो सकता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, देखो इसमें एक चीज़ चेंज होगी पिछले केस से, कि पिछले केस में हमने क्या बोला था कि कुछ भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये साइड्स, दो साइड्स आपस में बराबर हैं, दो साइड्स आपस में बराबर हैं और ये साइड डिफरेंट लेंथ की है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये दूसरे टाइप का त्रिभुज होता है, इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। साइड के बेसिस पे, टू साइड्स इक्वल, थर्ड साइड इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज वन क्लासिफिकेशन जहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब तीसरा केस जो है वो आपका हो गया सिंपल सा, जिसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज या फिर बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो लिख रहा हूँ इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसको आप बोलते हो हिंदी में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, देखो ये ट्राइंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो क्लासिफिकेशन है ना यहाँ पर साइड के केस में, ये एक जनरल ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल बहुत जनरल ट्राइंगल है जिसमें कुछ भी बराबर नहीं है। दो साइड्स बराबर की हमने, हमें आइसोसेलेस मिल गया। तीनों साइड बराबर की तो हमें इक्विलैटरल मिल गया। तो आपको देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, ध्यान रखना जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ इसकी और इसकी। देखो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल में फ़र्क क्या है कि अगर मैं
तीसरी साइड, एक मान लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल है और एक साइड क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। उस अनइक्वल साइड्स को भी अगर इसके बराबर कर देता हूं तो मेरा ये ट्राइंगल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक चीज बहुत क्लियरली आप लेकिन अंडरस्टैंड कर लो अभी, अगर मैंने आपसे बोला कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का मतलब ये नहीं है कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। एक्चुअल में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बस फर्क क्या है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेसिक डेफिनेशन यह है कि दो साइड्स ट्राइंगल की बराबर होनी चाहिए। तो दो साइड्स अगर आपकी आपस में बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अगर थर्ड भी बराबर हो गया, मतलब जो मिनिमम कंडीशन है कि दो साइड्स बराबर होनी चाहिए, तो ये आइसोसेलेस है। अगर थर्ड भी बराबर हो गया तो उसका हमने नया नाम दिया है समबाहु त्रिभुज। बट समबाहु त्रिभुज भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स तो बराबर हैं, उसकी बेसिक कंडीशन ये मीट करता है, ठीक है। तो समझना है आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक स्पेशल केस है किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है। इट इज एन स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो कई बार जब हम ज्योमेट्री में क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया होगा और कंडीशन मान लिया नहीं दी हुई है, कोई कंडीशन नहीं है, तो हम उस आइसोसेलेस ट्राइंगल को कई बार जहाँ जहाँ फिजिबल होगा वहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के भी सवाल लगाएंगे, तो वो जब समय आएगा तब बताऊंगा। अब देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, चूंकि हम यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में एक खास बात और सुन लो अभी, क्योंकि नाम लिया है मैंने, तो मैं अभी एक चीज़ बता दे रहा हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। अगर आपको कभी भी कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, मान लिया जैसे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, मेंशन है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर कोई भी एक एंगल 60 डिग्री है, मान लिया कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दिया गया विद वन एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, अगर कोई भी एक एंगल आपको 60 डिग्री उसने प्रोवाइड कर दिया, वन एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक्चुअल में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान रखना आप, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है समबाहु त्रिभुज हमेशा 100%। मतलब आप ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन हो आइसोसेलेस ट्राइंगल का, एक एंगल 60 डिग्री अगर उसका दे दिया तो वो बनेगा क्या, वो सिंपली आपका एक ही बन सकता है ट्राइंगल, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए। वेरीफाई करना है, बहुत ही आसान है। आप बताओ कौन सा एंगल 60 डिग्री ले लूँ, ये वाला एंगल, तो ये अगर 60 डिग्री मैंने लिया, तो आप अगर इक्वल साइड्स होती हैं ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये इसके अपोजिट 60, इसके अपोजिट यहाँ भी 60, थर्ड एंगल क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 60 हो गया कि नहीं, क्योंकि दो 60 तो थर्ड 60 होगा, सम 180 डिग्री है। आपको क्या, आपने उसको 60 क्यों माना, जरा इसको 60 मान के दिखाओ, तो मैं कहूँगा ठीक है इसको मैंने 60 मान लिया। अगर मैंने इसको 60 मान लिया तो आप कहोगे ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा ही होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर 60 हुआ और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये 60 है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 120, क्योंकि तीनों का सम तो 180 है। तो ये एंगल फिर से निकल के आपका 60 और 60 ही आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन एंगल 60 डिग्री इज ऑलवेज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को देने के बजाय ऐसा भी कुछ दे सकते हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आपको कन्फ्यूज़ होना नहीं है, आपको बस जानना है कि अरे तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, बनेंगे थोड़े ना। तो देखो ये क्लासिफिकेशन आपका मैंने करवा दिया, साइड के सेंस में आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग को और इन्हांस करवाऊंगा मैं। कमिंग टू दैट, आप जरा अंग्रेज़ों की बातें भी कर लें जिन्होंने इसका नाम दिया ट्राई एंगल। तो जरा एंगल बेसिस पे भी ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन हम करके देखते हैं। तो पहला जो ट्राइंगल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एंगल बेसिस पे, बहुत ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना कि आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल लिखा, लेट्स से ए बी और सी। जब मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल लिखा है तो आपको बस ध्यान से ये देखना है कि जो है इसमें क्लासिफिकेशन एंगल के बेसिस पे कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपके तीनों जो एंगल्स आपको प्रोवाइडेड हैं, जो यहाँ पर मैंने आपके 3 एंगल्स दिखाए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों एंगल अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो इनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मतलब मैं चाहे एंगल ए की बात करूं या एंगल बी की बात करूं या मैं एंगल सी की बात करूं, ये तीनों जो एंगल्स हैं ये जो है ग्रेटर देन लेस देन 90 हूँ और ग्रेटर देन 0 हूँ, ठीक है। तो मैं इनको क्या बोलता हूँ, सिंपल सा बात, इनको बोलता हूँ कि अगर ये सारे एंगल एक्यूट एंगल हैं, यानी न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल अगर होंगे
न्यून कोण होंगे तो सिंपल सी बात है इसी के बेसिस पे इनका नाम भी बन जाएगा। इनका नाम क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपको ध्यान क्या देना है, क्या बेसिक है कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, तभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, मैंने आपको एंगल बोला कि ये 50 है, ये आपका एंगल 60 है और ये एंगल क्या है 70 है, राइट। तो 50, 60, 70 एक ट्रायंगल है। इसके तीनों एंगल्स क्या हैं? 90 से छोटे हैं। तो अगर 90 से छोटे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। दूसरा जो है एंगल के बेस पे क्लासिफिकेशन ये होगा कि मान लिया एक ट्रायंगल हमने लिया और वो ट्रायंगल जो है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि देखो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। अब उन तीनों एंगल में 2 एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता है, 2 एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता ना, 3 एंगल का सम 90 डिग्री रखना है और तीनों एंगल आपके पॉजिटिव एंगल्स होंगे। तो 2 90 ले लोगे तो 180 ऐसे ही बनेगा, तीसरा एंगल 0 होगा नहीं। तो अगर एक एंगल हमने 90 डिग्री बोला तो ऑटोमेटिकली बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों एक्यूट हो गए। हमें सिर्फ एक एंगल से मतलब है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो किसी भी ट्रायंगल में इफ़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री, इफ़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री, क्योंकि एक ही 90 डिग्री हो भी सकता है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये ध्यान रखना है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। कमिंग टू द थर्ड वेरिएशन जो इसमें पॉसिबल है, और वो थर्ड वेरिएशन क्या है? थर्ड वेरिएशन ये है कि कोई भी ट्रायंगल अगर आपके सामने है ए बी सी और उस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल, मैं लिख रहा हूँ एनी वन एंगल, क्योंकि एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इज़ मोर देन 90 डिग्री। बेहतर तरीका क्या कहने का मोर देन 90 डिग्री है? मैं इसको सिंपली कहूँगा कि वो अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको आप हिंदी में बोलते हो वृहत कोण, वृहत कोण। तो अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, देखो एक ही एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो भी सकता है, क्योंकि सम 180 रखना है, तो एक अगर 90 से ज़्यादा हो गया तो इन दोनों का सम क्या है? 90 से कम होगा। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया मान लिया, तो वो जो ट्रायंगल है वो आपका कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको आप बोलेंगे वृहत कोण त्रिभुज, वृहत कोण त्रिभुज। तो ये नाम टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप इनका इस्तेमाल कर पाएँ एग्जाम में और आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, वृहत कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो देख लेना, हिंदी में हो सकता है कि मैं वृहत कोण बोल रहा हूँ, इसका नाम कुछ और हो, अधिक कोण भी हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज, तो जो भी देख लेना एग्जैक्ट टर्म क्या है, वृहत कोण है कि अधिक कोण है। ठीक है, बट मेरी भावनाएं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एंगल बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। अब जरा आप बताओ कि कोई भी एग्जामिनर क्या आपसे इस तरह का सवाल पूछना पसंद करेगा? मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, अब क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर आपसे कभी कोई सवाल बनेगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो दे के दिखा रहा हूँ कि ये देखिए आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि साइड बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, एंगल बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मान लिया आप एग्जामिनर हो, तो आप अगर एग्जामिनर हो तो आप किस तरह का सवाल पूछना पसंद करोगे? क्या आप इस तरह का सवाल कभी पूछना शुरू करोगे कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में मान लिया एंगल ए आपने कहा 60 डिग्री है, एंगल बी आपका 70 डिग्री है, आप बताओ कि ये ट्राइंगल क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, मतलब बृहत कोण त्रिभुज है? ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो या मेरे कहने का मतलब है एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। 2 एंगल अगर आपने दे दिया तो तीसरा एंगल आपको पता ही है 50 डिग्री हो गया, यहाँ से 180 रखना है, अभी आप तुरंत ही बोल दोगे कि एक्यूट एंगल है। तो अगर आपको ये जानना है कि ट्राइंगल का जो नेचर है एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, तो आप एंगल देके पूछोगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा, वो तुरंत निकाल देगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको जानना था क्या कि एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का, तो एंगल देके पूछोगे तो बता ही देगा तुरंत ही। तो देखिए एग्जामिनर क्या पसंद करता है, एग्जामिनर पसंद ये करता है कि उसको जानना है नेचर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, लेकिन आपको दे देगा साइड। ठीक है, वो आपको साइड दे देगा और कहेगा बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा कि एक ट्राइंगल है मान लिया, उसके साइड्स आपको दे दिए 7, 8, 9। अगर आपको मैंने ट्राइंगल का साइड दे दिया 7, 8, 9, फिर मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा कि बताओ कि क्या ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, या फिर आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है,
बिकॉज दैट मेक्स ए क्वेश्चन ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, या आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या आपका ये एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, राइट एंगल लिख देता हूँ मैं, राइट एंगल। ठीक है, ऐसे सवाल बनाएगा वो। तो जब वो आपको साइड दे रहा है ना, तो आपको एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मालूम ही नहीं है, देन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि कभी इस तरह के सवाल देखिए अगर वो पूछ रहे हैं फिर तो वो मजाक ही कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, फ्री में नंबर बांट रहे हैं, वरना इसमें थोड़ा सा मेहनत आपसे करवाएंगे। तो दैट्स हाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी पॉपुलर। साइड दे दिया और पूछा बताओ एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखो इसको पता लगाने के लिए पहले हमें इस एनालिसिस में जाना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अगर साइड्स दिए हों तो कैसे हम पता करें कि कोई ट्राइंगल हमारा एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बेसिस पे जरा हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी। तो देखो ध्यान से, मैं फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। एक ट्राइंगल आपके सामने मैंने ड्रॉ किया और इस ट्राइंगल में थोड़ा सा हम और अंदर डीपर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैं देखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी मैं जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये मान के चल रहा हूँ कि एक वैलिड ट्राइंगल है। अभी मैं और प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा जिसमें बात करूँगा कि भाई ट्राइंगल बनाने के लिए क्या और बेसिक मिनिमम कंडीशन चाहिए। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ट्राइंगल जो है वो बन रहा है, बना बनाया ट्राइंगल है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देन हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं पूरी। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ट्राइंगल है मेरा ए, बी और सी, और ध्यान से देखना मैं साइड्स लिख रहा हूँ ये ए। ठीक है, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा और बेहतर इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, कुछ इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ए, बी और सी। ये साइड सी हो गया, ये साइड ए हो गया और ये साइड आपका बी हो गया। तो अगर आपको साइड्स प्रोवाइडेड हैं ए बी सी किसी भी ट्राइंगल का, और आपसे ये पूछे कि इस ट्राइंगल का नेचर बता दो क्या है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, तो देखो इसमें सिंपल सी स्टोरी क्या है, जो कंडीशन है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो आपको देखनी है कि जो भी सबसे बड़ी भुजा है, जैसे मैंने आपके सामने दिया 7, 8, 9, ये ट्राइंगल दे दिया, साइड्स दे दी, और मैंने कहा इस ट्राइंगल में आपको बताना है कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आप सबसे बड़ी भुजा पे फोकस करो 9, तो वो हमारा यहाँ पर सी को करस्पॉन्ड कर रहा है। आप क्या करो कि इसका सी स्क्वायर निकालो। आपने इसका सी स्क्वायर निकाला, और ये जो सी स्क्वायर आपका है, अगर ये सी स्क्वायर आपका 3 कंडीशन बनेंगी, लेस देन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर का सम कर लो, अगर उससे छोटा आ रहा है तो आप कहोगे कि ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। फिर अगर आपकी दूसरी कंडीशन है कि यही सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया, ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं इसकी सबसे बड़ी साइड का ही स्क्वायर करेंगे। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम है ना, समकोण त्रिभुज, जो कि आपका कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने ये भी लिख दिया राइट एंगल ट्राइंगल। फिर अगर यही सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो गया, अगर यही सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, हिंदी में इसको या तो बृहत कोण त्रिभुज बोलते हैं या अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, जो भी है लिख लो। तो ये जो तीनों कंडीशंस है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से एक शब्द बोला, ये मानते हुए कि ट्राइंगल बन रहा है। देखो 3 साइड्स दी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल बने, उसकी बात भी हम आगे भी करेंगे। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि ट्राइंगल अगर बन रहा है तो ट्राइंगल का नेचर क्या होगा वो हम इन तीनों से निकाल सकते हैं। सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना है कि उन तीनों में जो सी है दैट मस्ट बी द लार्जेस्ट वैल्यू, और वो लेके हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि भाई ये कैसे आता है, ज़रा इसको कुछ करके दिखाओ, समझाओ कि कैसे होता है ये, है ना, ताकि विजुलाइज कर लोगे तो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो मैं ज़रा विजुलाइजेशन आपका करा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से देखना। तो चलिए इसको विजुलाइज करके अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये होता है। तो देखो ये मेरा, मैं एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये मान लेते हैं साइड सी है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ए के अपोजिट ए हो गया, बी के अपोजिट बी हो गया और सी के अपोजिट सी हो गया। अब मुझे यही कंडीशन देखनी है कि भाई सी स्क्वायर जो लार्जेस्ट साइड है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है तो क्यों है, तो ये एक्यूट एंगल होता है। तो इसको मैं विजुलाइज करके समझाऊंगा। आप लोग थियरी का जो इसका प्रूफ करते होगे तो अननेसेसरी लंबा होता होगा बहुत, मुझे पता है,
ठीक है, तो मैं उससे नहीं बल्कि आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। अब देखो क्या करेंगे ना, इस बी को अगर हम इस पॉइंट को ना यहाँ पर सेंटर मान लें और बी रेडियस का एक सर्कल खींचे ऐसे करके, बी रेडियस का एक सर्कल खींचेंगे ऐसे, वहीं रुक जाना जहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब तो ये एंगल बी है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यहाँ रुक गया। सर्कल खींचोगे तो पूरा ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, राइट। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ऐसे होगा कुछ, है ना, ऐसे रेडियस का ऐसे सर्कल चलेगा, ऐसा करके बड़ा सा आगे जाएगा ऐसे। हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुक जा रहे हैं, जहाँ ये 90 डिग्री हुआ यहीं रुक गए। अब इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है कि मैं इसको ना, इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ और इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ। किस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ? इस पॉइंट से। इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ। जब मैंने ये आपस में ज्वाइन कर लिया, बहुत ध्यान से आपको देखना है, इसको मैं बोलूँगा सी डैश। एक राइट एंगल ट्रायंगल अब आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि जो सी डैश का स्क्वायर है, अब सी डैश का स्क्वायर है जो राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये बन गया तो विल बी इक्वल टू आपका एक तो ए स्क्वायर बनेगा, तो मैं इसको ए स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस आपका क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा, ये बी स्क्वायर लिखता हूँ। अब एक चीज़ आप और मुझे कंपेयर करके बताओ कि मैंने ट्रायंगल जो बनाया था वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही था एक्चुअली, वहीं से शुरू किया, इस बी को थोड़ा शिफ्ट किया, एक नई लाइन बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसी को कंपेयर करना हो इस सी से, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ध्यान से देखो, ये सी डैश स्क्वायर के बराबर है। अब सी डैश क्या क्लियरली सी से बड़ा है कि नहीं है? यस, सी डैश आपका सी से बड़ा है। सी डैश अगर सी से बड़ा है, या मैं इन वे कह सकता हूँ कि सी डैश स्क्वायर आपका सी स्क्वायर से बड़ा है, और सी डैश स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर से बड़ा होगा। या इन अदर वे कह सकते हो कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा हो। तो ये विजुअल प्रूफ मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि एक जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, जो एक आपका ट्रायंगल होता है जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको सिर्फ साइड्स प्रोवाइडेड हों, सिर्फ आपको साइड्स दे दी गई मान लिया, और उन साइड्स का इस्तेमाल करके अगर आपको बताना है कि कोई ट्रायंगल एक्यूट है या नहीं है, विजुअल प्रूफ आपको दिखाया मैंने कि जो सी स्क्वायर होना चाहिए वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, और वो इस तरह का विजुअल प्रूफ मैंने आपको कहने की देने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक 5, 6, 7 जैसे मैंने आपके सामने लिखा, लेट से इस ट्रायंगल के बारे में पता करना है। लार्जेस्ट साइड क्या हुई, 7, लार्जेस्ट साइड 7 है तो इसका सी स्क्वायर निकालो तो ये 49 हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो तो ये 25 प्लस 36 हो गया। ठीक है, तो सी स्क्वायर छोटा है कि नहीं है 25 प्लस 36 से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यस। तो ये वाला ट्रायंगल जो 5, 6, 7 वाला ट्रायंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे, दैट्स श्योर। राइट एंगल ट्रायंगल में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। दूसरा केस जो है उसमें तो क्या ही बताना है, वो तो पता ही है आपको कि ये सी है, ये ए है, बी है, सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए, पाइथागोरस प्रूफ हो जाएगा। अब तीसरा जो बचा है वो है आपका अधिक कोण त्रिभुज में या बृहत कोण त्रिभुज में, उसमें कैसे वेरीफाई करोगे तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और विजुअल अंडरस्टैंडिंग आपको मैं दे रहा हूँ। ये है, जैसे इसको ऐसे ज्वाइन कर दो तो आपने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है, राइट। तो अभी मैं सी को ही मान के चल रहा हूँ कि सी मेरा सबसे बड़ा साइड है, जो नोटेशन मैंने आपको दिया है, वरना उसको सी से नहीं समझना है। जैसे मैंने आपको ट्रायंगल कभी भी दिया एग्ज़ाम में अगर आपको साइड्स दी होंगी ना, तो ऐसा नहीं रट लिया कि ए बी सी रट लिया तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है सी लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम से छोटा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ सी मैंने सी को लार्जेस्ट बोला है, मान लिया ये आपका ए है, ये आपका बी है। उसी तरह का वेरिफिकेशन देखिए यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे हम कि बी को रेडियस मान के ना एक सर्कल ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा वहाँ ऐसे रुक जाना, ड्रॉप कर देना परपेंडिकुलर, तो इसकी साइड तो बी ही रहेगी। अब मैं क्या करूँगा ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगा। जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैं ज्वाइन करूँगा, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा सी डैश, तो जो आपका सी डैश का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं? जो आपका सी डैश का स्क्वायर है दैट इज मोर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपका कंपैरिजन क्या है कि जो आपका सी डैश है, जो आपका सी डैश आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, वो सी डैश क्या है?
आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि वो वाला जो सी डैश अभी हमने निकाला है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, और साथ ही साथ ये साफ साफ दिख रहा है मुझे कि सी डैश सी से बड़ा है। अगर सी डैश सी डैश जो है सी से छोटा है, अगर सी डैश सी से छोटा है, सी डैश स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर से छोटा होगा। तो यहाँ पर आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये वैल्यू मेरी किससे छोटी होगी, सी स्क्वायर से छोटी हो जाएगी। या मैं कह सकता हूँ सी स्क्वायर मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, ये भी कंडीशन प्रूफ हो गई। विजुअल प्रूफ आपको मैंने दे दिया कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपका है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो नोटेशन के टर्म में इसको ध्यान ना रखें, बट रादर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि अगर आपको 3 साइड्स प्रोवाइडेड हैं, 3 साइड्स मान लिया गिवन है, कैसे आप चेक करोगे, मैं लिख दे रहा हूँ कि 3 साइड्स गिवन। और अगर आपको 3 साइड्स गिवन है तो व्हाट यू नीड टू चेक, पहले पता करो कि लार्जेस्ट साइड क्या है। तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, अगर ये लेस देन है, इफ इट इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो ये वैल्यू जो आपकी है सी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम से छोटा हो गया तो ये कंडीशन आपकी हो गई एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, मतलब न्यून कोण त्रिभुज की। दूसरा, अगर ये सिंबल ग्रेटर देन हो गया तो ऑब्ट्यूज हो गया, बराबर हो गया तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एग्जाम में कई बार जब नोटेशन में याद रखते हो तो कैसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मान लिया कि किसी एग्जाम में आपको ऐसा नोटेशन प्रोवाइड कर दिया ABC, है ना, ABC नोटेशन दे दिया आपको, और आपसे उसने बोला कि C की वैल्यू है 5, A की वैल्यू है 7 और B की वैल्यू क्या है 6। तो वहाँ पर ये मत लगा देना भाई जाके सीधे कि सी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या रिश्ता है, नहीं, वहाँ लार्जेस्ट साइड आपकी ये है 7। तो आपको अगर देखना है तो आप कहोगे 7 स्क्वायर यहाँ लिखूंगा मैं, ABC से भूल जाओ, और 7 स्क्वायर और यहाँ पर आप लिखोगे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अदर टू साइड्स, देन कंपेयर करोगे आप, और आप कहोगे ये चूँकि बड़ा है तो ये अगर बड़ा है तो सी स्क्वायर से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो डिपेंड करता है, मैंने वही बोला कि आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में नोटेशन कैसा है। जैसे मान लिया सवाल को उन्होंने ऐसे फ्रेम कर दिया, उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल है उसमें लार्जेस्ट साइड क्या है, ए है, और बाकी दोनों साइड्स हैं बी एंड सी, और बोला कि ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, बताओ क्या कंडीशन है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए स्क्वायर विल बी मोर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और ए लार्जेस्ट साइड उन्होंने बता दिया है, तो ए स्क्वायर शुड बी मोर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पूछ लेंगे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि नोटेशन जो है वो तब लिखा है मैंने सी के टर्म्स में जब मैंने ये माना है कि सी जो है लार्जेस्ट साइड है। यहाँ पर जो भी नोटेशन लिखा है एज्यूमिंग यहाँ पर सी लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। अगर लार्जेस्ट साइड कुछ और है तो वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको नोटेशन के टर्म में रटने के बजाय प्रोसेस अंडरस्टैंड करो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़फुल होगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। 2 और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और वो है कि देखो कई बार क्या होता है कि लेट से मैंने आपको 3 लाइन सेगमेंट की लेंथ दे दी। जैसे मैंने कहा कि देखो एक ये लाइन सेगमेंट है आपको, और ये लाइन सेगमेंट मैंने आपको दे दिया मान लिया 4 सेंटीमीटर का, एक और लाइन सेगमेंट आपको दे दिया मैंने और वो आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर का, एक और लाइन सेगमेंट मैंने आपको दे दिया और वो लाइन सेगमेंट मैंने आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और मैंने कहा कि देखो इन लाइन सेगमेंट्स का इस्तेमाल करो और इन लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, तो आप ट्राइंगल बनाने जब जाओगे तो देखो कैसे आप कोशिश करोगे ट्राइंगल बनाने की, ये आपको ध्यान से सोचना है कि मैं कैसे इनका इस्तेमाल करके ट्राइंगल बनाऊँ। तो बहुत ही आसान है, आप कहोगे कि एक काम करते हैं 5 यहाँ रख लेते हैं, 5 यहाँ पर रख लेते हैं, और 5 यहाँ रखने के बाद क्या है कि ये अगर 5 है और 4 को मैं यहाँ ले लूँगा ऐसे कुछ, और 4 को अगर मैं ऐसे कुछ यहाँ ले लूँगा, लाइन सेगमेंट को 4 को मैं ऐसे ले लूँगा, और ये हो गया मेरा 2 और यहाँ मेरा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से मेरा ट्राइंगल बन गया, 4 5 2 मिला के ट्राइंगल मुझे दे दिया। पर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक लाइन सेगमेंट से ट्राइंगल बनी जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा आप ये ले लो 4, आप ये ले लो 2, और आपको एक लाइन सेगमेंट में और दे रहा हूँ 6 दे रहा हूँ, और मैं कहूँगा कि बना के दिखाओ मुझे ट्राइंगल। आप यही ट्राई करोगे तो आप कहोगे देखो यहाँ तो मैंने 6 ले लिया, ठीक है, वेरी फाइन ले लिया। फिर आप कहोगे यहाँ पर मैं ले लूँगा 4, मैं कहूँगा ठीक है। फिर आप कहोगे ये मैं ले लूँगा 2, तो मैं तुरंत ही एक सवाल करूँगा आपसे,
सवाल ये करूँगा कि देखो 2 पॉइंट हैं अगर मेरे पास और उनके बीच की दूरी ये 6 है, ठीक है, 6 दूरी है। जब वो दोनों पॉइंट ऐसे स्ट्रेट एक लाइन खींची, आपने कोई भी पॉइंट अगर ऊपर लिया है तो अब अगर आप ये दूरी लिखते हो x और y की, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, 6 से बड़ा ही होगा। सिंपल है ना। आपने कहा मेरे पास एक ये लाइन है, अगर ये मेरे पास एक लाइन है और एक पॉइंट मैं इसके ऊपर कहीं भी ले लूँ, तो अब सीधा ना जाके मैं कैसे कवर कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे। तो अगर मैं पॉइंट ऊपर लेता हूँ तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्लियरली 6 से बड़ा होना चाहिए, और आपके पास जो लेंथ है वो 4 और 2 की है। तो एक्चुअली जब आप 4 कहीं भी रखोगे ये यहाँ मिलेगा नहीं, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, ठीक है। आपको 6 से ज़्यादा चाहिए। अगर आप घूम के आ रहे हो, 6 सीधा है, अगर आप घूम के आ रहे हो तो आपको 6 से ज़्यादा चाहिए टोटल, राइट। तो इसके बेसिस पे ट्राइंगल की कुछ देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको साइड लेंथ दी हैं तो साइड लेंथ के बेसिस पे अगर वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होती तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो 3 लाइन सेगमेंट्स अगर आपको दिए हैं तो ट्राइंगल बनना ज़रूरी नहीं, ये भी ध्यान रखना। हमेशा आपको लगता है कि आपको मैं 3 लाइन सेगमेंट दे दूंगा तो आप उनको जोड़ के ट्राइंगल बना दोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा देख के बस लग रहा है, बनेगा ही नहीं, छोटा पड़ जाएगा। मतलब इस केस में क्या होगा, आप कितना भी जान लगा लो, अगर ये 6 है और आपने एक 4 लिया है तो यहाँ तक आ ही नहीं पाओगे तुम, छोटा ही पड़ जाएगा, कितना भी जान लगा लो, ठीक है। आपने कहा कि मैं इस 4 को यहाँ तक नीचे लेके आऊँगा, मैं कहूँगा कुछ भी कर लो, अगर ये 4 है तो ये 6 से मिलेगा नहीं फिर, ठीक है, 6 से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 6 है तो आपको यहाँ 2 से ज़्यादा चाहिए, और आपके पास लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है 2, तीसरी तो बनेगी नहीं। तो ट्राइंगल की देखिए जब बेसिक कंडीशन अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर इसी बेसिस पे, तो मैं कहूँगा अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है और इसकी साइड्स ऐसी हैं कि मैंने कहा कि लेट्स से कि दिस इज़ ए, बी और सी, तो जो लेंथ है वो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये तीनों लाइन सेगमेंट अगर ट्राइंगल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो इसकी कंडीशन यही है कि देखो, आप खुद देखो, अगर ये सी है मेरा, ये सी है, तो क्या होना चाहिए, आपको पता है कि ये पॉइंट है, तो बी प्लस ए अगर मैं करता हूँ तो वो इस लेंथ से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लेंथ है ए और बी की सी। ऊपर अगर चले गए तो इनडायरेक्ट लेंथ जो है ए तक बी तक आने में ए सी प्लस ये आपका सी बी, वो ज़रूरत सी है बात है कि सी से बड़ा होना चाहिए। तो आप कहोगे ए प्लस बी आपका सी से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी पॉइंट ले लो आप, बी प्लस सी आपका ए से बड़ा होना चाहिए, सी प्लस ए आपका बी से बड़ा होना चाहिए। तो क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है आपको कि किसी भी ट्राइंगल में अगर वो त्रिभुज है तो कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और जितने पेयर्स पॉसिबल हैं सबके लिए आप लिखोगे, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि 4, 2, 6, क्या ये ट्राइंगल है, ये नहीं है, क्योंकि 4 और 2 का जो सम है वो 6 के बराबर हो गया, नहीं हो सकता है, बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ 2 ट्राइंगल्स 2 साइड्स मस्ट बी मोर देन थर्ड साइड, 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा तभी वो ट्राइंगल है। और हर केस में जैसे यहाँ पर आप कहोगे 4, 6, 10 तो 2 से बड़ा है, फाइन, लेकिन 4 + 2 आपका 6 के बराबर हो गया, तो एक भी कंडीशन अगर वायलेट हुई तो ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि अच्छा बताओ 7, 8, 9 ट्राइंगल है, तो आपने कहा कि अगर 7, 8, 9 ट्राइंगल की बात करो तो यहाँ पर देखो क्या करोगे आप कहोगे 7 + 8 क्या हुआ 15, 9 से बड़ा है, 9 + 8 क्या हुआ 17, 7 से बड़ा है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है, जब भी 2 को आप सम करोगे ना तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और जो बाकी बचा है वो सिंगल डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर सिंगल डिजिट नंबर से हमेशा बड़ा होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आप तीनों पेयर बना लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी आपकी। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई रहेगी तो ये आपका ट्राइंगल है, एक वैलिड ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट, दैट इज़ व्हाट। तो ये आपको नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर मिली। एक ये प्रॉपर्टी है, एक डिफरेंस प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। वो डिफरेंस प्रॉपर्टी देखो कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जैसे मैंने कहा कि ट्राइंगल में वही मैं लिख रहा हूँ ABC है आपकी। अब 2 का मैं डिफरेंस निकालता हूँ, 2 साइड्स लेता हूँ और उनका मैं अंतर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आपको देखो बहुत ध्यान से एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मैंने कहा कि लेट्स से मैंने ये पॉइंट यहाँ ले लिया, मतलब ट्राइंगल के जस्ट ऊपर अगर आप एक पॉइंट लेते हो ऐसे और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये C हो गया और ये पॉइंट आपका B हो गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि B हो गया और ये C हो गया। अब देखिए आपको देखना क्या है कि अगर मैं ट्राइंगल को ऊपर उठाता जा रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पर तो आपको साफ साफ ये प्रूफ होता होगा कि जब तक ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, अगर ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन पे आ गया तभी आपका B + C A के बराबर हुआ, और तब तो वो एक ही लाइन में हो जाएंगे। अगर ये ऊपर रहा तो B + C आपका A से बड़ा ही होगा। लेकिन अब सम के बजाय अगर मुझे डिफरेंस के बारे में बात करनी हो
तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप देखो ज़रा, ये चीज़ आपने अभी करी कि a प्लस बी सी से बड़ा है, c प्लस, फिर आपने कहा b प्लस सी आपका a से बड़ा है, तो मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, b प्लस सी आपका a से बड़ा है, और a प्लस बी आपका किससे बड़ा है, वही हो गया c प्लस a कर लो आप, c प्लस a आपका b से बड़ा है। तो अगर ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ऐसे लिख दी हैं, तो यहाँ से इससे आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो c माइनस ए है मेरा, ये b से बड़ा है। देखो c माइनस ए क्या है, b से बड़ा है या छोटा है, छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने कहा कि a माइनस बी अगर मैं निकालता हूँ तो दैट इज़ लेस देन c, ठीक है। a माइनस बी निकाला, लेस देन c हो गया। फिर आपका मैंने निकाला यहाँ से लेट्स से कि b माइनस सी, तो b माइनस सी आपका क्या हुआ, लेस देन a हो गया, राइट। तो कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब अगर हम डिफरेंस के टर्म्स में बात करेंगे, डिफरेंस के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस के टर्म में क्या होगा, आप सिंपल सा ये कहोगे कि अगर मैं किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस लेता हूँ तो वो डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सम के केस में क्या था, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी मोर देन द थर्ड साइड, और डिफरेंस के केस में होगा कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स अगर हम लेते हैं मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, ठीक है, ये जनरल है। और सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी मोर देन थर्ड साइड, ठीक है। अब डिफरेंस निकालते समय देखो एक चीज़ की गलती मत करना आप, कि कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। गलती लोग ऐसे कर बैठते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि 5 है, ऐसे वैल्यू दिख रहा हूँ देखो आपको, 4 है, 2 है और 6 है। अब उसमें अगर आपने डिफरेंस लगाया मान लिया, तो डिफरेंस आप ऐसे लगाओगे, मान लिया उल्टा लगा दिया आपने, कहा कि 2 माइनस 4 कर दिया तो यहाँ -2 आ गया, ठीक है। ये 6 से छोटा है, बिल्कुल है। फिर आपने कहा कि देखो 2 माइनस 6 निकाल दिया तो -4 आया, ये 4 से छोटा है, बिल्कुल है। फिर आपने क्या कहा कि डिफरेंस आप ऐसे निकाल रहे हो कि ये 6 है, ये 4 है, 4 माइनस 6 निकाला तो -2 आया, और ये वैल्यू कितना है, 2 से छोटा है, बिल्कुल है भाई। नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू से छोटी ही होगी। तो आपको लग रहा होगा कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ट्राइंगल है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखिए डिफरेंस निकालते समय आप दो साइड्स पकड़ के जब डिफरेंस निकाल रहे हो ना, ये ऑर्डर का ध्यान मत रखो, क्या है डिफरेंस का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही मुझे लिखना है। तो अगर मैंने यहाँ पर 4 और 2 का डिफरेंस लिया तो 2 आया, 6 और 4 का डिफरेंस लिया तो 2 और 6 का लिया तो 4 आया। तो ये माइनस लेके इसको इनकॉर्पोरेट करके मत बोलना कि ये 6 से छोटा है, मुझे पॉजिटिव डिफरेंस देखना है। तो लेट्स से कि मेरे पास अगर 3 साइड्स दी हैं और मैं अगर उनका डिफरेंस देख रहा हूँ तो अंतर निकालूंगा, नेगेटिव भी अगर आएगा तो उसको पॉजिटिव करके कंपेयर करूंगा। मतलब इस केस में अगर -2 -4 -2 आपने लिखा किसी भी ऑर्डर में लेके, तो आप कंपेयर करोगे ऐसे, 2 लेस देन 6 है क्या, 4 लेस देन 4 है क्या, नहीं। यहाँ जैसे ये गलत हुआ तैसे ही आप कहोगे ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस के केस में थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि अंतर कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत ऑर्डर में निकाल लो और फिर नेगेटिव आ गया और आपने कह दिया हाँ ये तो छोटा ही है थर्ड साइड, क्योंकि थर्ड साइड तो पॉजिटिव होगा। आपको हमेशा कोशिश करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। एग्जाम में देखिए आपसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बेसिस पे कि ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए आपसे वो बहुत सारी जानकारियाँ पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा केस दे रहा हूँ कि मैंने आपसे बोला कि एक ट्राइंगल है लेट से, और उसके साइड्स क्या हैं 16, x और 9, ठीक है। ये साइड्स आपको मैंने दे दिए ट्राइंगल के, और यहाँ पर मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना कि ये वैल्यू है हमारी x² -1, राइट। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बताओ कि इस केस में x की किन किन वैल्यूज़ के लिए ट्राइंगल बन सकता है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यहाँ क्वाड्रेटिक डाल सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है सिंपल सा एक नंबर लिख दें, ये भी पॉसिबल है, दोनों नंबर पॉसिबल है। तो देखो कैसे करोगे आप कहोगे कि देखो जो भी मेरा नंबर है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ x की लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। तो आप कहोगे कि x की लीस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो x है मेरा वो इन दोनों के पॉजिटिव डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। x मस्ट बी मोर देन 7, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो वो थर्ड साइड से छोटा ही होता है, यहीं पढ़ाया मैंने आपको। तो यहाँ पर आप कहोगे x 7 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 16 - 9 कितना आया, 7 आया। साथ ही साथ इनका अगर मैं सम करूँगा 16 9 25, तो यहाँ 25 लिखूँगा तो x क्या होना चाहिए, 25 से छोटा होना चाहिए। 7 से बड़ा 25 से छोटा, तो इस केस में तो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर निकल आया। लेकिन अगर आपको इस केस में जैसे यहाँ पर रेंज लिखना है तो हो गया ना, 7 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए x,
ट्राइंगल अगर है तो, फॉर बीइंग ए ट्राइंगल दीज कंडीशन शुड बी देयर। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो और लेट से इस केस में आप बात करते हो कि इसमें क्या होगा, तो वही चीज़ उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आप लिखोगे 7 और यहाँ पर आप लिखोगे 25। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब जब ये चीज़ ऐसे रिप्रेजेंट होगी तो आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। आप कहोगे एक कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 7 से बड़ा हो, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अगर 8 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, आप बहुत ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अगर 8 से बड़ा है तो आप कहोगे एक्स की वैल्यू मेरी 2√2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर एक्स की वैल्यू मेरी 2√2 से माइनस 2√2 से छोटी होनी चाहिए। दोनों केसेस में एक्स स्क्वायर अगर 8 से बड़ा है, एक्स 2√2 से बड़ा हो या एक्स माइनस 2√2 से छोटा हो, इन दोनों केसेस में आपका एक्स स्क्वायर 8 से बड़ा होगा। करके देख लो आप। ठीक है, ये आ गया। दूसरे यहाँ पर जब जाएंगे तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन 26 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर लेस देन 26 भी दो केसेस में होता है कि आपका जो एक्स हो वो √26 से छोटा हो, या जो आपका एक्स हो, ध्यान देना, वो आपको एक्स स्क्वायर जो है वो √26 से छोटा चाहिए। तो दो केसेस हैं, वही मैं कर रहा हूँ, या माइनस √26 से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों केसेस बने, यहाँ पर आपके ये दोनों केसेस बने। अब अगर आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है तो इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन चाहिए। तो आप खुद देखो यहाँ पर कि निगेटिव में अगर जाते हैं तो आप करो माइनस 2√2 से छोटा हो। ठीक है, माइनस 2√2 से छोटा हो। पॉजिटिव में कह रहे हैं कि, और यहाँ कह रहे हैं माइनस √26 से बड़ा हो। तो देखो एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या क्या रेंज ले सकती है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू एक तो आएगी माइनस √26 से लेके माइनस 2√2 तक। अगर आप एक्स की वैल्यूज़ को रखते हो इस रेंज में तो भी आपका ट्राइंगल बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बीच में अगर है तो दूसरी जो आपकी रेंज बन रही है वो रेंज बन रही है इसी का पॉजिटिव रेंज कि 2√2 से लेके अगर आपकी √26 के बीच में भी वैल्यू आपने ली, ठीक है, तो भी आपका ट्राइंगल बन जाएगा। तो एग्जाम में देखिए जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि रूट में वैल्यू बने। मैंने तो रैंडम एग्जाम्पल लिया इसलिए इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, बट आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि इवन बेसिक ट्राइंगल प्रिंसिपल पे भी अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, कि आपकी वो अलजेब्रा की नॉलेज भी चेक कर लेंगे कि आप इक्वेशंस में कितने अच्छे हो, इनइक्वालिटी आपको आती है कि नहीं आती है सॉल्व करना। देयर कैन बी वेरी गुड क्वेश्चन फ्रेम्ड ऑन दैट, बी रेडी फॉर इट, तैयार रहिए इसके लिए। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और डिस्कशन जो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ की हैं कि ट्राइंगल में हमने जो भी बात करी है। अब देखो ट्राइंगल में एक और प्रॉपर्टी है जो आप जान लो बेसिक प्रॉपर्टी में, वो ये होता है कि देखो ट्राइंगल जो होता है ना, आपको ये तो आपको इन तीनों एंगल्स के बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, राइट। अब ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, वाहे कोड एक्सटीरियर एंगल, ये आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और अगर हम एक लाइन को एक्सटेंड करें, जैसे ये लाइन है, मैंने इसको एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया यहाँ पर, तो इस वाली लाइन के साथ जो एंगल इसका बन रहा है, वो कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। आप ऐसे समझ लो कि जो दो एंगल्स हैं, वो जो लाइन है पास होने वाली, और जो तीसरा एंगल वाला है उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है जो थियरम है जो बहुत आसान है, कि जो एक्सटीरियर एंगल आपका होता है, राइट, वो क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, राइट। मैं लिखता हूँ, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल में, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये होता है आपका सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत आसान है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे, देखो मैंने कहा यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। अगर ये मेरा ABC है, तो आप कहोगे ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एंगल, मैं इस एंगल को अगर बोल देता हूँ थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब इसको नहीं लेना है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है पर इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो ये हो गया आपका एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। ऐसे कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, इवन ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ठीक है,
तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा बी पे, इसको अगर मैं बोल देता हूँ फाई मान लिया, तो फाई एंगल क्या होगा, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम, यानी ए प्लस सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी। क्या ये बहुत मुश्किल है? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैसे? देखो ध्यान से, मैं इस एंगल को अगर लिखूं प्रूफ करना, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब आप कहोगे तीनों का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों का सम अगर 180 डिग्री होना चाहिए, जब आप सम करोगे तो ये 180 माइनस थीटा यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों का सम जब तक थीटा के बराबर नहीं होगा तब तक तीनों का सम 180 मिलेगा ही नहीं, इसलिए थीटा आपका ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये भी ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बेसिस पे इतने सारे सवाल बनते हैं कि पूछिए मत। तो ये किसी भी छोटे से सब बड़ी से सवाल का छोटा सा पार्ट है जहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल को आइडेंटिफाई करना, ये एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे के लेसन्स में बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत सारा इन्जॉयमेंट आपको मैं दूंगा, विजुअलाइजेशन आपको दूंगा कि आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।